आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। इनसाइट के डेली करंट अफेयर में आज हम लोग 27 अगस्त के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। 7 टॉपिक्स हैं और इजी से ही टॉपिक्स हैं, ज़्यादा टिपिकल नहीं आए हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग कल का रिवीजन कर लेते हैं एक बार। 26 अगस्त को 5 टॉपिक्स जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। पहला टॉपिक था हमारा वर्ली पेंटिंग के रिगार्डिंग। ये पेंटिंग की फ़ोटो आप लोगों ने देखी थी। नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड, जिनका जो कॉर्पोरेट ऑफिस नोएडा में है, इन्होंने अपने ऑफिस के बाहर इस पेंटिंग को यूज़ किया है और ये काफ़ी फेमस पेंटिंग रही है महाराष्ट्र रीजन के। बेसिकली इसके जो रूट्स हैं वो 10th सेंचुरी एडी से हैं। इनके रेजेंबलेंस रॉक शेल्टर से है, भीमबेटका से। और अगर हम थीम की बात करें तो ये लोग फेस्टिवल्स को, फार्मिंग, फिशिंग वगैरह को, इन सब को डिपिक्ट करते हैं। ब्रिक्स इनोवेशन बेस 5G टेक्नोलॉजी को लेकर चाइना जो है वो एक इनोवेशन बेस बनाना चाहता है, जहाँ पर इस टेक्नोलॉजी के ऊपर फर्दर काम किया जाएगा, कैसे इसको इनोवेट करना है फर्दर, कैसे इसको वर्ल्ड वाइड एक्सपैंड करना है। तो एक बेस, एक स्पेस क्रिएट करना चाहता है चाइना अपनी ही कंट्री के अंदर, ब्रिक्स के अंडर में, ठीक है। और ये कॉपरेशन चाहता है बाकी 5 कंट्रीज़, बाकी 4 कंट्रीज़ का भी चाइना। तो ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, रशिया ने तो उनको दे दिया अपना नोड, सहमति ले लिए कि हाँ ये लोग इनके साथ काम करेंगे। साउथ अफ्रीका के अंदर ऑलरेडी चाइनीज़ टेलीकम्युनिकेशंस जो हैं वो बहुत सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ से सपोर्ट आना ही आना है। ब्राज़ील ने कहा है कि अभी वो ट्रायल्स के लिए एग्री करते हैं, लेकिन उन्होंने अपना फाइनल कॉल नहीं दिया है। इंडिया ने अभी तक इस चीज़ के प्रति कोई खास रिएक्शन नहीं दिया है, क्योंकि इंडिया अभी चाइना के साथ कोई भी इंटीग्रेशन नहीं करना चाहता है। बेसिकली रिसेंटली इंडिया चाइना का जो जून में एक गलवान वैली में जो स्टैंड ऑफ हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए, और इंडिया ने चाइना के 59 ऐप्स को भी ब्लॉक कर दिया था, इन सबको भी ध्यान में रखते हुए इस तरह का एक 5G क्लब जो है ऑलरेडी यूके ने प्रपोज़ किया हुआ है। G7 कंट्रीज़ प्लस उसमें 3 कंट्रीज़ को और ऐड किया है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और इंडिया को लेकर। वो ये कहना चाहते हैं कि हम लोग 3G टेक्नोलॉजी को लेकर चाइना पर रिलाई नहीं करना चाहते। तो जो मेजर वर्ल्ड की जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, इनको अपने आप मिल करके एक 5G का ऐसा बेस क्रिएट करना चाहिए, क्लब क्रिएट करना चाहिए। 5G टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोगों ने देखा था, ये OFDM पर बेस्ड है। 1G, 2G, 3G, 4G जो है 10-10 साल के गैप में आती रही हैं, तो इतना आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। 1G में एनालॉग वॉइस आया था, 2G में उसको डिजिटल अपडेट हुआ था, 3G हम लोग मोबाइल डेटा लेके आए थे, 4G के अंदर हम लोग मोबाइल ब्रॉडबैंड लेके आए थे। सिन गुड्स और सिन टैक्स, इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली प्लान कर रही है कि जो ये 2 व्हीलर्स होते हैं, बाइक्स एंड स्कूटी वगैरह जो होते हैं, इन सब के ऊपर जो GST है उसके रेट को रिवाइज़ करने की बात कर रहे हैं। बेसिकली उसको 28% से रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं। और उनका ये जो कंटेक्स्ट है वो इसलिए वही कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो इकॉनमी है उसको और थोड़ा सा स्पीड अप करने के लिए, जब हमारे 2 व्हीलर्स का टैक्स रेट कम हो जाएगा तो लोग ज़्यादा परचेज़ करेंगे, जिससे ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर थोड़ी सी फास्टनिंग आएगी। इसी को लेकर सिन गुड्स का डेफिनेशन आई थी, वो गुड्स जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल होते हैं, जैसे कि अल्कोहल हो गया, टोबैको हो गया, उसी तरीके से होते हैं, उनके ऊपर सिन टैक्स होते हैं। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि ये जो स्कूटर्स वगैरह जो होते हैं, बाइक्स जो होते हैं, ये सिन गुड्स के अंदर काउंट नहीं होते हैं। रेगुलेशन की अगर बात करें, उसके बाद कुछ ग्लोबल एग्जांपल दिए थे हम लोगों ने जहाँ पर सिन टैक्स इम्पोज किए जाते हैं। तो UK, स्वीडन, कनाडा वगैरह काफ़ी कंट्रीज़ हैं। मैक्सिको ने 2013 में सोडा टैक्स भी इम्पोज किया था। इंडिया का जो एक एस्ट्रोसैट टेलीस्कोप है, उन्होंने एक बहुत पुरानी गैलेक्सी को अभी रिसेंटली डिस्कवर किया है, और ये गैलेक्सी जो है ये 9.3 बिलियन लाइट ईयर्स अवे है अर्थ से। 9.3 बिलियन लाइट ईयर्स का मतलब होता है कि एक लाइट की जो स्पीड होती है ना, लाइट की स्पीड होती है 3 लाख मीटर पर सेकेंड, वो एक सेकेंड में 3 लाख मीटर ट्रेवल करती है। तो वही लाइट 9.8 बिलियन ईयर्स में जितना ट्रैवल करेगी, उतने डिस्टेंस के ऊपर एक गैलेक्सी है जहाँ जिसको हम लोगों ने डिस्कवर किया है। उस गैलेक्सी को डिस्कवर करने वाला जो ये टेलीस्कोप है वो एस्ट्रोस्टैट है, वो इंडिया का बनाया हुआ टेलीस्कोप है। लेकिन ये जो फ़िलहाल जो कोलैबोरेशन हुआ है उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ के एस्ट्रोनॉमर्स थे। नेक्स्ट हमारे पास नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है। इसके रिगार्डिंग NGT ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट को कुछ डायरेक्शंस दिए हैं कि किस तरीके से, देखो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का कुछ टारगेट है कि 2024 तक 20 से 30% जो देश में प्रदूषण है उसको कम करना है। तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने कुछ अपना एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था। वो NGT ने उनको कहा है कि आपके जो टारगेट्स हैं बहुत लंबे हैं और जो आप अचीव करना चाहते हो वो भी बहुत कम है, तो आपको अपना अचीवमेंट का जो ये रेशियो है, इस परसेंटेज इसको बढ़ाइए और टारगेट को टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा कम कीजिए। इसके रिगार्डिंग उन्होंने बहुत सारे फैक्टर्स बताए थे। सब मेजर जो ऑब्जर्वेशन थी NGT की, उन्होंने कहा था कि
क्लीन एयर जो है ना, ये हर एक इंडियन सिटीजन का राइट टू लाइफ में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो ये इस हर एक सिटीज़न को राइट है कि उनको क्लीन एयर मिले, इसलिए आपके जो प्रपोजल्स हैं ये बहुत डिले करके किए जा रहे हैं। पॉल्यूशन को आपको टाइम से पहले जल्दी रिड्यूस करना पड़ेगा। बाकी सब डिटेल्स इसमें थी फर्दर, ठीक है। चलते हैं 27 अगस्त के करंट। पहला टॉपिक है हमारा आज का, व्हाट आर हरिकेन्स। सेकंड इज़ अटॉर्नी जनरल। थर्ड इज़ आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल। फोर्थ, यूकेज ईट आउट टू हेल्प आउट स्कीम। फिफ्थ इज़ कंटिजेंसी फंड ऑफ द सेंट्रल बैंक। सिक्स्थ इज़ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। सेवन्थ इज़ नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर द एशिया, TIA। पहला टॉपिक देखते हैं, व्हाट आर हरिकेन्स। हरिकेन्स, साइक्लोन, टाइफून, ये सब चीज़ें एक ही होती हैं, ठीक है। अगर आप रीजन की बात करो ना तो लोकेशन वाइज इनके नाम चेंज कर दिए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं अटलांटिक रीजन की, ठीक है, तो यहाँ पर इसको हरिकेन नाम दे दिया जाता है। और बात करते हैं हम ईस्टर्न पैसिफिक की, वहाँ पर भी हरिकेन ही होते हैं। ये इंडियन ओशन रीजन जो होता है यहाँ पर इनको साइक्लोन बोला जाता है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट एशिया पैसिफिक रीजन, यहाँ पर ये टाइफून के नाम से आते हैं। अगर हम नीचे बात करें ऑस्ट्रेलियन रीजन की, यहाँ पर इनको विली नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि चीज़ें वही होती हैं कि अब कोई भी एक स्टॉर्म होता है, थंडर स्टॉर्म होता है, उसकी स्पीड के मुताबिक, ठीक है ना, जिस स्पीड से वो मूवमेंट कर रहा होता है उसके मुताबिक इनकी चेंज कर दिया जाता है, इनकी कैटेगरी को, नेम वगैरह कि इसको हरिकेन बुलाना है या कैसे बुलाना है, या फिर नॉर्मल थंडर स्टॉर्म बुलाना है। तो अभी ये कहाँ पर देखने को मिला है, GS1 का टॉपिक है हमारा ये न्यूज़ में, इसलिए क्योंकि हरिकेन लॉरा जो है वो साउथ वेस्टर्न लुजियाना जो कि US के अंदर है, वहाँ का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टॉर्म्स है जिसने उस स्टेट को हिट किया है। अभी US के अंदर ना 50 स्टेट्स होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। और यूनाइटेड स्टेट्स के जो स्टार हैं, जो फ्लैग है ना, फ्लैग, उसमें भी 50 स्टार्स हैं। तो हर एक स्टार जो उनके हर एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारे पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारी सीट्स होती है ना, राज्यसभा में 250 हैं और लोकसभा में 552 के आसपास हैं। US का जो कांग्रेस है ना, वहाँ के जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस बोलते हैं। वहाँ पर 100 सीट्स होती हैं, हर एक स्टेट से 2 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए दोनों फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट का। हरिकेन्स क्या होते हैं, बहुत ही बड़े तूफ़ान होते हैं, ठीक है। इनकी जो विंड की स्पीड होती है ना, ये 119 किलोमीटर्स की होती है। अगर इसको आप माइल्स में बोलोगे तो ये 74 माइल पर आवर होती है, या फिर इससे ज़्यादा होती है तो आप उसको हरिकेन बोल देते हो, ठीक है, स्टॉर्म्स को। एक तो बहुत अच्छी इसकी जो मेजर कंडीशंस होती है ना, वो वार्म ओशन वाटर के ऊपर होती है। ये अभी वार्म ओशन वाटर के ऊपर थोड़ा सा जानने की कोशिश करो। जैसे ये आपके ओशन का सरफेस होता है, यहाँ पर जैसे ही सरफेस वार्म होगा तो इवेपोरेट करेगा वाटर, ठीक है, वो इवेपोरेट करके ऊपर जाएगा। एक हाइट पे जाने के बाद क्या होता है, वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब कंडेंसेशन के स्टेट के अंदर ही बेसिकली ऊपर क्लाउड्स फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। वो मूवमेंट भी करने लग जाता है, यानी कि उसकी जो मूवमेंट होती है वो इस तरीके से मूवमेंट करने लग जाती है। इसके लिए कोरियोलिस फोर्स जो होती है ना, बहुत ज़्यादा हद तक रिस्पॉन्सिबल होती है। मूवमेंट किस तरफ को होनी है, सदर्न रीजन में कैसे होगी, सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर और नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर, अलग अलग रीजन के अंदर। और ये सेंटर में जो पार्ट बनता है ना, इसको बोलते हैं हरिकेन की आई। और इसके साइड में जो ये पार्ट बन रहा होता है इसको बोलता है आई की वॉल, ठीक है। अब आई का जो रीजन होता है ना, ये बिल्कुल ही लो प्रेशर रीजन होता है, ठीक है। और ऊपर जो साइड में जो रीजन बन जाता है ये हाई प्रेशर रीजन बन जाता है। और जो मूवमेंट होती है वो कहाँ होती है, वो हाई प्रेशर से, देखो मूवमेंट का हमेशा ध्यान रखना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होती है, ठीक है। सेम चीज़ वोल्टेज की होती है, ये हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलती है। ये बेसिक साइंस के टर्म्स होते हैं, आप लोगों ने स्कूल में ही पढ़े होंगे, इनका ध्यान रखना, ठीक है। हरिकेन के पार्ट्स क्या होते हैं, आई होता है, आई वॉल होता है और रेन बैंड्स होते हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें होंगी। आई वो होल होता है जो सेंटर में होता है स्टॉर्म के। आई वॉल जो होती है वो एक रिंग टाइप की होती है थंडर स्टॉर्म्स के पास में, ये जो आई वॉल होती है इसके, ठीक है। यहाँ पर जो रेन और होती है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हैवीएस्ट होती है। रेन बैंड्स होते हैं क्लाउड्स के और रेन के, जो हरिकेन के आई वॉल से फार आउट तक जाते हैं, ठीक है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए बेसिकली, अगर हम बात करते हैं जैसे अटलांटिक रीजन की बात कर रहे थे ना, तो अटलांटिक रीजन में ये जो रेन बैंड्स जो होते हैं कि विड्थ क्या हो सकती है कि 150 से 200 किलोमीटर तक, ठीक है। अगर वही बात करें हम लोग यहाँ पर हमारे ये ईस्टर्न रीजन की बात करें, ये अरेबियन सी की या फिर बे ऑफ बंगाल की, यहाँ पर यही चीज़ एग्जैक्टली ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि कितने तक जा सकती है, 600 से 1200 किलोमीटर तक की जा सकती है कि, और इसकी जो मूवमेंट होती है ना वो 300 से 500 किलोमीटर पर डे की डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं ये। तो इतना बड़ा एरिया ही कवर कर सकते हैं एक बारी के अंदर एक थंडरस्टॉर्म जो होता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिंग होता है। एक स्टॉर्म जो है वो हरिकेन कैसे बनता है, एक हरिकेन जो होता है वो एक ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है ना। एक एरिया के ऊपर जहाँ पर ओशन वाटर जो है वो वार्म हो जाता है, फिर वहाँ पर रेन क्लाउड जो है बनने स्टार्ट हो जाते हैं।
यही ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस कभी कभी एक ट्रॉपिकल डिप्रेशन में फॉर्म हो जाती है, ठीक है ना। एक एरिया होता है जहाँ पर थंडरस्टॉर्म रोटेट करते हैं जिनकी स्पीड होती है 62 किलोमीटर पर आवर तक और लेस तक, ठीक है। यही चीज़ जब उससे 62 किलोमीटर पर आवर से ऊपर चली जाती है 63 तक, तो उसको हम ट्रॉपिकल स्टॉर्म का नाम दे देते हैं। ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है आपको मालूम होगा, ये अर्थ है हमारी, ये इक्वेटर है हमारा, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ में। इसके बीच में जो रीजन होता है ना, ये यहाँ पर जो प्रेशर कॉरियोलिस फोर्स के कारण बहुत सारी प्रेशर बेल्ट्स बन जाती हैं। आप लोगों ने स्टैटिक पढ़ लिया होगा, मैं उम्मीद यही करता हूँ कि ज्योग्राफी की बेसिक स्टैटिक आप पढ़ लेते हो स्टार्टिंग में ही। कुछ लोग हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, कुछ ज्योग्राफी से, कुछ इससे, लेकिन इतना तो आपको आइडिया होगा। तो प्रेशर बेल्ट्स वगैरह बन जाती हैं ट्रॉपिकल रीजन के अंदर। एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो है वो हरिकेन बन जाता है जब उसकी विंड स्पीड जो होती है वो 119 किलोमीटर पर आवर तक या फिर 74 माइल पर आवर तक पहुंच जाती हैं, ठीक है। हरिकेन्स बनता कैसे है, वार्म ओशन वाटर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और विंड्स जो होती हैं जो दैट डजंट चेंज मच इन स्पीड और डायरेक्शन, तो वो ऊपर की तरफ घूमते घूमते ऊपर की तरफ जा रही होती हैं। ये बेसिक सी कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। हरिकेन के बारे में ये मालूम होनी चाहिए आप लोगों को। फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स, और साइक्लोन्स ईस्टर्न कोस्ट में क्यों आते हैं। इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट के अंदर देखो, ये तो मेंस का क्वेश्चन बन के आ चुका है पहले, ठीक है। इसके साथ आया था कि हमारे जो बे ऑफ बंगाल का जो रीजन होता है ना, यहाँ पर जो साइक्लोन्स होते हैं वो ज़्यादा क्यों आते हैं इन कंपैरिजन टू अरेबियन सी। मेंस का क्वेश्चन ही आ चुका है। तो एक बेसिक सा जो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि उस तरफ के अंदर जो हमारा ये गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा रीजन होता है ना, वहाँ से जो वाटर जा रहा होता है, ठीक है, उसके कारण क्या होता है कि जो टेम्परेचर, जो सरफेस का टेम्परेचर हो रहा होता है ना, वहाँ पर हीटिंग ज़्यादा हो जाती है। कि ये कुछ रीजंस थे, बहुत सारे डिटेल में मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये सारे के सारे मैं वैसे पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर देखती हैं, 6 रीजन्स होते हैं। इंडिया जो होता है यहाँ पर अपने आसपास के रीजन्स के साइक्लोन्स की नेमिंग करता है। नेमिंग क्यों करनी होती है कि साइक्लोन्स की, क्योंकि ताकि आसपास की जो कंट्रीज़ होती है ना, उन सबको रिगार्डिंग सपोर्ट मिल सके, ठीक है। और सेम नेमिंग जो होती है तो उससे मालूम होता है कि अच्छा इस तरह की विंड मूवमेंट्स हो रही है, उसको ये नाम देना है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो डिज़ास्टर रिलीफ की मूवमेंट जो पैकेजेस वगैरह होते हैं वो कंसिडर किए जाते हैं। कॉरियोलिस फोर्स जो होती है अर्थ के मूवमेंट के कारण जो विंड होती है ना, अभी अर्थ अगर मूव करती है कि अर्थ कहाँ से कहाँ मूव करती है, वेस्ट से ईस्ट में मूव करती है। तो इक्वेटर के अकॉर्डिंग जो ऊपर से, फिर ये ऊपर का जो एरिया होता है इक्वेटर का, इसकी मूवमेंट कम होती है, लेकिन इक्वेटर की जो मूवमेंट होती है ना, ये ज़्यादा होती है। इसके कारण विंड में जो विंड का डिफ्लेक्शन हो जाता है, सदर्न पार्ट में अलग और इस नदर्न पार्ट में अलग होता है, वो कॉरियोलिस फोर्स के कारण होता है। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, वही चीज़, वार्म वाटर ऊपर जा रहा होता है, कितना अमाउंट ऑफ हीट जो वाटर कंडेंस होता है ऊपर जाता है, तो फिर वो क्लाउड का भी फॉर्मेशन होता है ना, क्यूमुलो निम्बस करके क्लाउड्स वगैरह फॉर्मेशन होते हैं। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर दैट कंडेंसेशन एंड ऑल, ये चीज़ें मैं कई बार मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर चुका हूँ, और ये बताने का कुछ है नहीं, क्योंकि इसमें आप लोगों ने जनरली वो स्टैटिक पार्ट में कवर कर लिया होता है बहुत सारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीएस पेपर 2 का अपॉइंटमेंट टू द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। अटॉर्नी जनरल, ठीक है, ओके। पहले तो कंटेक्स्ट देख लेते हैं, फिर अटॉर्नी जनरल के बारे में जानेंगे कौन होते हैं, क्या होते हैं। इंडिया के जो करंट अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल इनका नाम है, आपको ये नाम मालूम होना चाहिए। इन्होंने बोला है सेंटर को कि जो स्टेट्स हैं ना, जो अपना रेवेन्यू वगैरह जनरेट इतना ढंग से नहीं कर पाए जीएसटी वगैरह का, जिनको लॉस हुआ जीएसटी का, उनको कंपेंसेट करना चाहिए गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्पेशली कोरोना वायरस के लॉकडाउन के कारण, जहाँ पर इकोनॉमिक रिकवरी इतनी अच्छे से नहीं हो पा रही है। सेंटर ने इसके रिगार्डिंग एडवाइस मांगी थी अटॉर्नी जनरल से भी। अटॉर्नी जनरल का एक और भी मुद्दा भी चल रहा था न्यूज़ के अंदर, मैं आपको एडिशनली बता देता हूँ। जो प्रशांत भूषण का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो टॉपिक चल रहा था कुछ दिनों से, उसमें हमारे जो अटॉर्नी जनरल है ना के वेणुगोपाल, इन्होंने भी कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट को उनको सजेस्ट किया था कि आप लोग प्रशांत भूषण को वार्निंग देकर छोड़ सकते हो। तो इनका भी एक स्टेटमेंट आया था। अटॉर्नी जनरल का स्टेटमेंट काफ़ी वैल्यूएबल होता है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है। अभी अटॉर्नी जनरल होते क्या हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के चीफ लीगल एडवाइज़र होते हैं, यानी कि ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर भारत सरकार के लॉयर होते हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ प्रेजेंट करना होता है तो उनकी तरफ से जो लॉयर जाता है वो अटॉर्नी जनरल होता है। प्लस में यूनियन एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है, ठीक है। इनके अपॉइंटमेंट और एलिजिबिलिटी की बात करें तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग थोड़ा सा ना यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है और ये प्रीलिम्स में पूछा जाता भी रहा है और पूछा भी जा सकता है।
पहले तो ये होता कहाँ पर है, देखो आर्टिकल 52 से लेकर और आर्टिकल 78 है ना हमारे पार्ट 5 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की, वहाँ पर हम लोगों ने यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बात की हुई है। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और हमारे अटॉर्नी जनरल। ये 1 2 3 4 5 चीज़ें होती हैं कि हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। बेसिकली यूनियन एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन करना, लॉज वगैरह जितने भी होते हैं हमारे देश के कानून वगैरह होते हैं ना। आर्टिकल 74 होता है हमारा, उसका जो क्लॉज 1 होता है ना, उसके बारे में भी ध्यान रखना। वहाँ पर मेंशन किया गया है कि देयर शुड बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है ना, हु विल एड द प्रेसिडेंट इन द एग्जीक्यूशन, और बेसिकली जो इम्प्लीमेंटेशन होती है कुछ लॉज वगैरह की, उनके अंदर ये एड करेंगे, हेल्प करेंगे प्राइम मिनिस्टर और जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल का जो अपॉइंटमेंट होता है कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं ये, और बहुत ऊंची पोस्ट होती है। इनके साथ ही ना सबॉर्डिनेट भी होते हैं इनके, सॉलिसिटर जनरल होते हैं, SG बोल सकते हैं आप इनको, सॉलिसिटर जनरल, ये इनके सबॉर्डिनेट होते हैं। लेकिन जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं ना, ये मेयरली स्टैट्यूटरी होते हैं, ठीक है, ओके। और इनका जो अपॉइंटमेंट होता है अटॉर्नी जनरल का, ये आता है आर्टिकल 76 क्लोज 1 में कॉन्स्टिट्यूशन के, और ये प्रेसिडेंट के प्लेजर के अकॉर्डिंग पोस्ट को होल्ड करते हैं। जैसे हमारे गवर्नर होते हैं ना, वो भी प्रेसिडेंट के प्लेजर में ही पोस्ट को होल्ड करते हैं, कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है इनका, ठीक है। होना कौन चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होती है कि समबडी हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज होने के लायक आप क्वालिफिकेशन रखते हो तो आप एक अटॉर्नी जनरल भी बन सकते हो। अपॉइंट करता कौन है इनको, एक कमेटी होती है, ठीक है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, वो रिकमेंडेशंस देते हैं इनके सिलेक्शन के लिए। इंडियन सिटीज़न होने चाहिए हो, ठीक है। हाई कोर्ट में आपने 5 साल या तो जज के तौर पर कंप्लीट किए होने चाहिए हो, या फिर 10 साल आपने हाई कोर्ट में एक एडवोकेट के तौर पर कंप्लीट किए होने चाहिए, प्रैक्टिस किया होना चाहिए, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति की नज़रों के अंदर आप एक एमिनेंस्ड, एक बहुत ही विख्यात जूरिस्ट होने चाहिए, ठीक है। पावर और फंक्शन आपकी क्या रहेंगी अटॉर्नी जनरल की, अटॉर्नी जनरल के लिए नेसेसरी है कि वो सरकार को एडवाइस देगा किसी भी लीगल मैटर के अंदर, ठीक है। और प्लस में बाकी जो लीगल ड्यूटीज़ होती हैं उनको जो प्रेसिडेंट असाइन करते हैं उन सबको भी कैरी आउट करना होता है। इनके पास पूरा राइट होता है कि किसी भी कोर्ट के अंदर एज एन ऑडियंस वो जा सकते हैंगे, प्लस में पार्लियामेंट की किसी प्रोसीडिंग्स के अंदर भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वो वहाँ पर वोट नहीं कर सकते। अब ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है ना, इससे एक प्रीलिम्स का बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अटॉर्नी जनरल जो हैं ये गवर्नमेंट के बिहाफ कर, कोई भी गवर्नमेंट का जो केस होता है ना, उस पर गवर्नमेंट के बिहाफ में सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होते हैं, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर कोई भी रेफरेंस किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को, अंडर आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 के अंदर क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है ना, ही कैन सीक एडवाइस और ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अटॉर्नी जनरल जो हैं ये ब्रीफ्स भी एक्सेप्ट कर सकते हैंगे, लेकिन ये कभी भी सरकार के अगेंस्ट अपीयर नहीं कर सकते हैंगे, ठीक है। मतलब ये भी चीज़ समझने की कोशिश करो, किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर किसी अक्यूज़ को ये डिफेंड कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन इनको हर एक काम के लिए सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करते हैं 2 सॉलिसिटर जनरल और 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स, ठीक है। बेसिकली जो स्टैट्यूटरी होते हैं अपने आप में। आर्टिकल 143 AGSG को अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट, इनका राइट प्रोसीडिंग्स के लिए हु कैन बी अपॉइंटेड। आर्टिकल 76 यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि कौन एग्जीक्यूटिव है, क्या है, कौन सा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, क्या कैबिनेट होता है एंड एवरीथिंग। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है AFT, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल, और ये आता है स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ के अंदर। कंटेक्स्ट में क्या है, दिल्ली का जो प्रिंसिपल ब्रांच है ना AFT का, यार पहले ना ट्रिब्यूनल समझने की कोशिश करो। ट्रिब्यूनल में बेसिकली एक जुडिशरी ब्रांच, एक बेंच क्रिएट किया जाता है, एक टाइप ऑफ कोर्ट ही होता है, ठीक है ना, जो जजमेंट्स वगैरह पास करता है किसी भी डिस्प्यूट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो उसको हम लोग एक ट्रिब्यूनल बना के यूज़ कर लेते हैं। तो दिल्ली की जो प्रिंसिपल ब्रांच है ना आर्म्ड फोर्सेस, अब आर्म्ड फोर्सेस की मतलब है कि जो ये आर्मी हो गया, नेवी हो गया और एयरफोर्स हो गया, इन लोगों के रिगार्डिंग जो ट्रिब्यूनल है, इन्होंने कुछ हियरिंग्स जो थी, जो कुछ सुनवाई वगैरह थी, उसको इनिशिएट किया था कुछ रीजनल बेंचेस की, यानी कि पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो आर्म्ड फोर्सेस के बेंचेस थे उनकी हियरिंग इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से स्टार्ट की है। तो इसलिए न्यूज़ में है, हमको यहाँ पर ज़्यादा कुछ जाना नहीं, बेसिकली हमको मेन कॉन्सेप्ट जानना है कि ये AFT क्या होते हैं, क्योंकि कंटेक्स्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के दौरान अभी भी बहुत जगह पर लॉकडाउन चल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है इसलिए।
मिलिट्री का ट्रिब्यूनल है इंडिया के अंदर, 2009 में एस्टेब्लिश हुआ था। एक्ट था हमारा AFT एक्ट, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट। ठीक है, रिकमेंडेशंस आई थी 169th लॉ कमीशन की रिपोर्ट के द्वारा, और बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स थे, वहाँ से रिकमेंडेशन आई थी, तब ये एक्ट पास किया गया था। पावर और फंक्शन क्या होते हैं इनकी? एडजुडिकेट द डिस्प्यूट्स। अब एडजुडिकेट का मतलब क्या होता है? किसी भी डिस्प्यूटेड मैटर के ऊपर जब आप कोई जजमेंट देते हो ना, उसको हम एडजुडिकेशन बोलते हैं। ठीक है, कोई भी ये हमारा आर्मी एक्ट है, नेवी एक्ट है, एयरफोर्स एक्ट है, इन सब के अंडर अगर कोई डिस्प्यूट होता है कमीशन को लेकर, अपॉइंटमेंट को लेकर, एनरोलमेंट या फिर सर्विस की कंडीशन क्या चल रही हैगी, उन सब के अंदर एडजुडिकेशन देना। ठीक है, कंपटीशन इस ट्रिब्यूनल के अंदर कौन कौन हो सकते हैं? हर एक बेंच के अंदर एक तो जुडिशियल मेंबर होता है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होता है। जुडिशियल मेंबर जो होते हैं वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर के अंदर आर्म्ड फोर्सेस के ही रिटायर्ड मेंबर्स होते हैं, जिनकी रैंक जो होती है वो मेजर जनरल के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। ओके, और फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years बेसिकली, या फिर कोई जज एडवोकेट जनरल हो सकता है। इनको हम लोग एटलीस्ट 1 साल के लिए अपॉइंट करते हैं। इस ट्रिब्यूनल का चेयरपर्सन कौन होना चाहिए? अ पर्सन होल्डिंग द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ AFT। ये कोई सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होना चाहिए, ठीक है, या फिर हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस होना चाहिए। एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस इंक्लूडिंग असम राइफल्स एंड कोस्ट गार्ड्स आर आउटसाइड द ट्रिब्यूनल्स परव्यू। पहले तो परव्यू को देखो, परव्यू का मतलब होता है कि आउटसाइड द रेंज, आउटसाइड द स्कोप, यानी कि AFT के अंदर आप लोग आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को काउंट करते हो, पैरामिलिट्री, असम राइफल्स और कोस्ट गार्ड को काउंट नहीं करते हो। पैरामिलिट्री का मतलब क्या होता है कि जो हमारी मिलिट्री होती है उसको सपोर्ट करने के लिए जो फोर्सेस होती हैं वो पैरामिलिट्री होती हैं। जैसे मेजर हमारी मिलिट्री क्या है? एयरफोर्स, नेवी और आर्मी। इनको सपोर्ट करने के लिए क्या है? BSF है, ITBP है, SSB है, CRPF वगैरह हैं, ये सब होती हैं पैरामिलिट्री। तो हम लोगों ने असम, अच्छा मुझे एक सवाल आप लोगों से यहाँ पूछना होगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। ये जो कोस्ट गार्ड होता है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, मतलब ये मिलिट्री का पार्ट होता है या फिर ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये किसका पार्ट होता है? क्योंकि पैरामिलिट्री तो सारी की सारी होम मिनिस्ट्री के अंदर आती हैंगी, मिलिट्री जो होती है हमारी डिफेंस फोर्सेज वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। तो ये कोस्ट गार्ड कहाँ पर काउंट होता है? इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि मैंने ये पहले डिस्कस किया है। AFT जो है ये क्रिमिनल कोर्ट होता है। यहाँ पर इंडियन पीनल कोड के और जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स होते हैं इन सबको काउंट किया जाता है। अच्छा, इंडियन पीनल कोड में क्या होता है? ये हमारे कंट्री के अंदर जो क्राइम से रिलेटेड जो कोड्स होते हैं ना वो होते हैं, और CRPC में बेसिकली एक मेन लेजिस्लेशन होता है, ठीक है ना। जो भी हमारा एक प्रोसीजर होता है ना किसी भी तरीके का क्रिमिनल लॉ को एडमिन करने का, उसका एक मेन लेजिस्लेशन जो होता है वो हमारे CRPC में होता है। अगर इनके अगेंस्ट में जो भी AFT ने जो डिसीजन लिया होता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में अगर आपको कहीं पर अपील करनी है तो आप सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। मतलब कि इनका जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है, हाई कोर्ट वगैरह के अंदर आप नहीं जा सकते हो। जस्ट इन केस आपको लगे कि नहीं AFT ने जो डिसीजन लिया है वो वैलिड नहीं है, वो मेरे अगेंस्ट था, अभी भी बहुत सारा स्कोप है इस केस के अंदर, तो आप सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर अपील कर सकते हो। कॉम्परिशन, जुरिस्डिक्शन, चेयरपर्सन पावर वगैरह हमने सब डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट इज़ UK's ईट आउट टू हेल्प आउट EOHO स्कीम, इश्यूज़ रिलेटेड टू हेल्थ के अंदर। ओवरव्यू बता देता हूँ। यूनाइटेड किंगडम ने एक स्कीम लॉन्च की है ईट आउट हेल्प आउट करके, ठीक है, इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। सिंपल सा मोटिव ये है कि अगर बाहर रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाइए उसमें आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। उससे क्या होगा कि रेस्टोरेंट्स के अंदर जो बहुत सारा नुकसान हुआ है ना पैंडेमिक के दौरान, इकोनॉमी का नुकसान हुआ है, वो सारी चीज़ें दोबारा से मूवमेंट के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। इसमें इतना डिटेल में जंप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ कहीं पे भी आने वाली नहीं है। हाँ, एक चीज़ ये कर सकते हो कि जैसे इस स्कीम के अंदर जो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड 500 मिलियन तक के जो फंड है वो एलोकेट किया गवर्नमेंट ने, और इस स्कीम का क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। क्रिटिसिज्म ये किया जा रहा है, वो बोल रहे हैं कि एक तो पहली बात है आपने बहुत जल्दी इसको लॉन्च कर दिया है, अभी भी सिचुएशन इतनी ठीक नहीं हुई है कि यूरोपियन रीजन के अंदर, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्रिटिसिज्म ये किया जा रहा है, लोग ये बोल रहे हैं कि जो बेनिफिट है ना वो सबके लिए आपने रख लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी रिच हैं, तो वो लोग तो एनीवे रेस्टोरेंट में जाके ईजिली कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसके अंदर उन्होंने कहा कि एक मार्जिन सेट करनी चाहिए थी आपको, जो इकोनॉमिक स्टेटस होता है ना लोगों का, उसके अकॉर्डिंग कि किनको आप डिस्काउंट देना चाहते हो, किसको नहीं देना चाहते हो। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, पता नहीं यहाँ पे क्यों लिखे। इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं ना बहुत ही छोटे, हाँ ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में इसका 1-2 चीज़ें पूछी जा सकती हैं, मेंस के रिगार्डिंग नहीं है ये, पर आप इस एग्जाम्पल को मेंस में यूज़ ज़रूर कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं फैक्ट फॉर प्रीलिम्स का एक टॉपिक है, ये बीच में दे दिया गया है।
जीएस पेपर 3 के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कंटिजेंसी फंड ऑफ द सेंट्रल बैंक। समझने की थोड़ी सी कोशिश करना, थोड़ा सा ये टिपिकल टॉपिक है। इंडियन इकॉनमी और उसके रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं प्लानिंग में, रिसोर्स को मोबिलाइज करने में, उनकी ग्रोथ, डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट के लिए। देखो हमारा जो आरबीआई है ना, आरबीआई बना था हमारे आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर। ठीक है, अब हर एक बैंक के ना अपना कुछ एक वो होते हैं, सारे के सारे एसेट्स होते हैं। एसेट का मतलब क्या होता है और लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है। आपने अगर किसी को लोन, आपकी जितनी भी जो पोजेशंस होती है ना, आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितना गोल्ड है, कितनी आपकी प्रॉपर्टी है, ये सब आपका है, तो ये आपका एसेट हो गया। लाइबिलिटी का मतलब है कि आपके ऊपर कितना उधार है, ठीक है, कितना कर्जा आपको लौटाना है, वो आपकी लाइबिलिटी होगी। मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी तरीके से हमारे बैंक के पास ही बहुत सारे एसेट होते हैं। एसेट में बैंक के में क्या क्या आएंगे आपको जनरली, गवर्नमेंट की जो बॉन्ड्स वगैरह होते हैं ना मार्केट से, ये समझने की कोशिश करो कि आरबीआई की अर्निंग कहाँ से होती है। 3 तरीके से होती है आरबीआई की हमारी अर्निंग। पहला होता है कि आरबीआई जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स वगैरह लेता है मार्केट में से, मार्केट को भी देता है, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या होती है कि आरबीआई जो है वो दूसरे बैंक्स को लोन देता है, ठीक है ना, रेपो रेट वगैरह के ऊपर जो लोन्स देता है वो होता है एक। तो थर्ड चीज़ होती है कि गवर्नमेंट की आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज होता है, तो उसको अगर लोकल करेंसी के साथ एक्सचेंज वगैरह करना होता है तो यहाँ से आरबीआई के पास अपनी अर्निंग आती है। तो इसी कारण आरबीआई के पास एक फ़ंड होता है, ठीक है, एक फ़ंड क्रिएटेड होता है आरबीआई का, उसमें सारा का सारा पैसा होता है। ये ऊपर नीचे हो रहा था, मैं आपको अमाउंट नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बस आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस फंड के अंदर कुछ रिजर्व्स होते हैं, ठीक है। अब वो रिज़र्व होता है ना, उस रिज़र्व का ही एक पार्ट होता है कंटिजेंसी फंड। उस रिज़र्व में क्या क्या होते हैं देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है। हाँ, सेंट्रल बैंक की जो मेन रिस्क प्रोविजंस होते हैं, यानी कि सेंट्रल बैंक के अंदर जहाँ पर सेंट्रल बैंक का रिजर्व वगैरह होता है, एक तो सीजीआरए अकाउंट होता है, करेंसी और गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक कंटिजेंसी फंड होता है, ठीक है, एक हमारा आईआरएएफएस होता है, एक आईआरएआरएस होता है। बेसिकली ये सारा का सारा जो अमाउंट होता है ना, ये सारा का सारा रिजर्व जो होता है, ये अभी करंटली 13.88 लाख करोड़ का है। यानी कि कंटिजेंसी वर्ड का मीनिंग ही होता है एक इमरजेंसी फंड। जब भी कंट्री के अंदर कोई रिक्वायरमेंट आ जाए, इमरजेंसी आ जाए, तो सरकार जो होती है इस फंड में से पैसा दे सकती है। जब हम बात करते हैं सीजीआरए वगैरह की, तो ये अलग अलग चीज़ों के रिस्क प्रोविजंस होते हैं। जैसे कि यहाँ पर गोल्ड के बारे में बात की हुई है कि भैया अगर कंट्री के अंदर गोल्ड की जो वैल्यू है वो बिल्कुल नीचे बहुत हाई चली जाती है, ठीक है ना। अब गोल्ड बहुत वैल्यूएबल एसेट होता है हमारी कंट्री का एक तरीके से, जो इकॉनमी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, स्टेबलाइज रखने में हेल्प करता है, ठीक है, और ट्रेड वगैरह के लिए बहुत यूज़फुल होता है, मनी एक्सचेंज में बहुत यूज़फुल होता है। तो अगर उसकी वैल्यू ऊपर नीचे होती है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ फंड रखा हुआ होता है, वो सीजीआरए में आता है। उसी तरीके से हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं फॉरेन सिक्योरिटीज़ के लिए, अकाउंट रुपी सिक्योरिटीज़ के लिए। तो आरबीआई ने ये सारी चीज़ें मिला करके अपना एक रिज़र्व बनाया होता है, वो है हमारे पास 13.88 लाख करोड़ का, ठीक है। ये तो रिज़र्व है, ओवरऑल जो एसेट्स होते हैं ना वो इससे ज़्यादा होते होंगे, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसका एक पार्ट है ये पूरा का पूरा रिज़र्व। अब इस कंटिजेंसी फंड के अंदर, ठीक है, कुछ पैसा अभी आया है रिसेंटली, ठीक है, कुछ पैसा अभी आया है, इसके अंदर कुछ 73,000 करोड़ के आसपास आए हैं। तो अभी इसकी जो टोटल अमाउंट होगी हमारे कंटिजेंसी फंड की, वो हो गई है 2.64034 करोड़, यानी कि 2,64,000 करोड़। टोटल हमारे रिजर्व कितने थे, 13.88 लाख करोड़, जिसमें से 2.64 लाख करोड़ क्या हो गया, कंटिजेंसी फंड हो गया, यानी कि इमरजेंसी फंड वगैरह हो गया। बाकी जो सारा हो गया उसमें सीजीआरए आ गया, आईआरएएफएस वगैरह आ गया। तो न्यूज़ में तो इसलिए चल रहा है क्योंकि क्या कहते हैं, ये कंटिजेंसी फंड के अंदर जो अमाउंट है ये बढ़ गया, ये न्यूज़ में इसलिए आया था। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो कंटिजेंसी फंड का जो अमाउंट होता है ना, आरबीआई एक्ट होता है 1934 का, जो उसके अंदर जो सेक्शन 47 है, वहाँ पर ये होता है कि सरकार, आरबीआई के पास जो भी सरप्लस अमाउंट होता है, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होता है ना, वो सारा के सारा उनको अपना गवर्नमेंट को देना होता है, सरप्लस अमाउंट, यानी कि ताकि गवर्नमेंट का कोई भी फिस्कल डेफिसिट, स्पेशली जो होता है ना, फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास कलेक्शन कितना हुआ, इनपुट कितना आया, और गवर्नमेंट ने आउटपुट, खर्चा कितना किया, सरकार की इनकम कितनी थी और सरकार ने एक्सपेंडिचर कितना किया, इसके बीच में जो गैप होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। इसको रिकवर करने के लिए सरकार जो है वो टाइम पे आरबीआई से पैसा लेती रहती है, ठीक है। ये टॉपिक में जो लिखा हुआ है वो सब ऐसा अजीबोगरीब है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स है। मैंने आपको ऊपर आसान भाषा में समझा दिया, कंटिजेंसी वगैरह, आरबीआई का एक्ट क्या होता है, रिजर्व वगैरह क्या होते हैं, इतना ही आपको समझने लायक था अभी।
अगला टॉपिक है हमारा एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 का, इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। यानी कि एक्सपोर्ट को लेकर हमारी प्रिपेयर्डनेस कितनी है, किस इंडियन स्टेट ने कितना अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ है, कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है एक्सपोर्ट को लेकर। अब एक्सपोर्ट अच्छा तब होगा जब हमारे पास प्रोडक्शन सरप्लस में होगा, जितना यूज़ करना होगा उतना यूज़ कर लेंगे, जितना एक्स्ट्रा होगा उसको हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे। तो इसी के रिगार्डिंग नीति आयोग ने पार्टनरशिप की थी हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ। दोनों ने मिलकर के एक रिपोर्ट बनाई है जिसका नाम है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। ठीक है, EPI है जो ये पहली रिपोर्ट है जो एग्जामिन करती है कि एक्सपोर्ट का प्रिपेयर्डनेस कितना है, तैयारी कितनी है की, और इंडियन स्टेट्स की उसमें क्या परफॉर्मेंस है, कौन सा स्टेट कितना तैयार है अपने आप के अंदर, कितना एफिशिएंट है एक्सपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। तो हम लोगों ने स्टेट्स की रैंकिंग की है और रैंकिंग करने के लिए हम लोगों ने 4 मेजर पैरामीटर्स को काउंट किया है और उसके बाद हमारे पास 11 सब पिलर्स हैं। उसके 4 जो हमारे मेजर पैरामीटर्स हैं वो हैं पॉलिसी कैसे बना रहे हैं, बिजनेस का इकोसिस्टम कैसा है, एक्सपोर्ट का इकोसिस्टम कैसा है और एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस कैसी है। जो 11 सब पिलर्स हैं वो है एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, इंस्ट्रूमेंटल फ्रेमवर्क, एक्सेस टू फाइनेंस, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन एंड एट्सेट्रा। ठीक है, 4 मेजर के नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 11 सब पिलर्स इतने का इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको 4 के याद है तो दैट इज़ मोर देन इनफ। फिर स्टेट्स की कुछ रैंकिंग आई है। देखो ऐसी रिसेंटली एक रिपोर्ट मैंने और करवाई थी, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट, उसमें भी बहुत सारे स्टेट्स की ना अलग अलग कैटेगरीज़ में रिपोर्ट्स थी। मैं तो ये कहूँगा कि भाई एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार उन स्टेट्स को ज़रूर काउंट करके चले जाना। इंटरनेशनल होता है तो हम लोग 3-4 चीज़ों पर ध्यान रखते हैं, इंडिया की क्या रैंकिंग है, टॉप पे फर्स्ट में किसकी रैंकिंग आई है, लास्ट में किसकी रैंकिंग है, और इंडिया के अलावा हम लोग देखते हैं चाइना, पाकिस्तान और US की क्या रैंकिंग चल रही है। ये तो कोई ऐसी रिपोर्ट होती है जहाँ पर हम मल्टीलेटरल इंडेक्सिंग करते हैं। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो मैं कहूँगा कि हाँ, हम लोगों को स्टेट्स के बारे में पता होना ही चाहिए कि यूनियन टेरिटरी में कौन अच्छा है, हिमालयन स्टेट में कौन अच्छा है, क्योंकि अपने कंट्री की बात है और आप एक नेशनल इंडियन मतलब एक ऑल इंडिया सर्विस के अंदर आप जा रहे हो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में जा रहे हो, आपको मालूम होना चाहिए कौन सा स्टेट कैसे परफॉर्म कर रहा है। टॉप 3 स्टेट्स, ओवरऑल टॉप 3 स्टेट्स हम लोगों ने दिया है। गुजरात को हमने सबसे टॉप पे बोला कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस में गुजरात सबसे टॉप पे है, फिर महाराष्ट्र है और फिर तमिलनाडु है। जो लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं, अब लैंड लॉक्ड स्टेट्स का मतलब क्या होता है कि वो स्टेट जिसको कहीं दूसरे अपने ही टेरिटरी से अगर आउट जाना है, बाहर जाना है, तो उसको किसी दूसरे रीजन के थ्रू जाना पड़ेगा। जैसे नेपाल की बात करते हैं, अगर नेपाल को किसी दूसरी कंट्री में जाना होता है तो उसको इंडिया के थ्रू जाना पड़ेगा या फिर उधर चाइना की साइड से जाना पड़ता है। तो नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो लैंडलॉक्ड हैं, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, ये सारे के सारे जो है लैंडलॉक्ड स्टेट्स होते हैं। इन लैंडलॉक्ड स्टेट्स की अब देखो एक्सपोर्ट के अंदर हम लोगों को लैंडलॉक्ड स्टेट्स की कैटेगरी क्यों डालनी है? जो स्टेट्स कोस्टल एरिया के ऊपर होते हैं ना, इनको बहुत ईजी एक्सेस मिल जाता है पोर्ट्स वगैरह का, बंदरगाह का। लेकिन जो अंदर की तरफ होते हैं लैंडलॉक्ड स्टेट्स होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है कि कोस्टल एरिया तक जाने के लिए दूसरे स्टेट्स के थ्रू जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के एक्सपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर उनका जो एक्सपेंडिचर होता है ना, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। इसलिए हम लोगों ने इस कैटेगरी को ऐड किया था। तो राजस्थान इसमें टॉप पे है, उसके बाद तेलंगाना, हरियाणा है, हिमालयन के अंदर उत्तराखंड है, उसके बाद त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरी में दिल्ली है, उसके बाद गोवा, चंडीगढ़। पॉलिसी के पैरामीटर्स की जो कैटेगरी है उसके अंदर महाराष्ट्र ने टॉप किया है। बिजनेस के इकोसिस्टम में गुजरात टॉप पे है, दिल्ली है, तमिलनाडु है। अब ये कितना अच्छा एक पॉइंट है, अगर आपको कहीं इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, कोई भी आप एग्जांपल दे रहे हो तो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप बोल सकते हो कि सर गुजरात जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है अपने बिजनेस के इकोसिस्टम के अंदर, क्योंकि जो हमारी एक्सपोर्ट की प्रिपेयर्डनेस रिपोर्ट आई थी उसमें गुजरात ने टॉप किया था। तो ये एग्जाम्पल इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको एक एक स्टेट का याद होना ही चाहिए। टफ है लेकिन देखो इंपॉर्टेंट है तो याद तो करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट के इकोसिस्टम के अंदर महाराष्ट्र टॉप पे कर रहा है, फिर उड़ीसा, राजस्थान है। एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस में मिज़ोरम है। अब देखो मिज़ोरम एक नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, अगर नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट क्वेश्चन आपसे बन जाता है, ठीक है, ये चीज़ें दरअसल आपकी एक बेसिक जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छी है। तो आप बोल सकते हो कि जो मिज़ोरम है वो इतना अच्छा स्टेट है कि एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस में सबसे टॉप पे है। वो 70% जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो डोमिनेट किया हमारे 5 स्टेट्स ने, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना ने। एक्सपोर्ट प्रमोशन इन इंडिया फेसेस 3 फंडामेंटल चैलेंजेस। हमारे देश के अंदर एक्सपोर्ट को, निर्यात का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको 3 चैलेंजेस का फेस करना पड़ रहा है। 3, एक तो इंट्रा और इंटर रीजनल डिस्पैरिटीज़ का मतलब होता है इनइक्वालिटी। पैरिटी वर्ड जो होता है ना, ये इक्वालिटी के लिए होता है, और डिस लग गया मतलब इनइक्वालिटी। तो इंट्रा और इंटर रीजनल मतलब समझो एक रीजन ये है, रीजन नंबर A, और एक ये रीजन है B। दोबारा बनाता हूँ यार, एक रीजन A है
एक रीजन बी है। अब हम जब हम बात करते हैं ना इंट्रा, INTRA की बात करते हैं इंट्रा की, तो इंट्रा के अंदर क्या होगा कि ए का ही अपने अंदर में अपने आप से कंपटीशन होगा। ए रीजन जो है इसके अंदर, यानी कि कोई स्टेट हो गया उसके डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह के अंदर आपस में चैलेंजेस होंगे कि भैया हो सकता है कि जैसे दिल्ली की अगर हम बात करते हैं कैपिटल की, तो दिल्ली में एक सेंट्रल दिल्ली पार्ट हो जाता है, एक ईस्ट दिल्ली, एक वेस्ट दिल्ली, इनका आपस में चैलेंजेस हैं, आपस में कॉम्पिटिशन है। पर जब हम बात करते हैं इंटर की, ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं ना इंटर के बारे में बात कर रहे हैं, अरे इरेजी हो गया, नेवर माइंड, मैं दोबारा से बना देता हूँ। यहाँ पर हो गया ए, यहाँ पर हो गया बी। जब हम इंटर की बात कर रहे हैं INTER, तो हम लोगों को ए और बी दोनों में देखना पड़ेगा, दो अलग अलग रीजन के चैलेंजेस क्या हैं आपस के अंदर, कौन पूरा का पूरा ओवरऑल रीजन कौन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इंट्रा और इंटर वर्ड को समझो, ये बहुत बेसिक वर्ड्स होते हैं ये। ट्रेड का सपोर्ट बहुत ही पुअर है, ग्रोथ की जो ओरिएंटेशन है वो बहुत पुअर है, रिसर्च और डेवलपमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हमारे पास काफ़ी पुअर है। ठीक है, तो इन सबको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। जनरली जब कोई रिपोर्ट आती है ना, कोई आपको इंडेक्सिंग करता है तो आपको बता देता है कि भाई ये आपके फैक्टर्स पुअर है, और एक हल्का सा सजेशन, एक रिकमेंडेशन भी आता है कि आप क्या कर सकते हो इनको इम्प्रूव करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि एक जॉइंट डेवलपमेंट करो, मिलकर के काम करो एक्सपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, इंडस्ट्री और अकेडमीज का लिंकेजेस करो, यानी कि कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको किसी इंस्टीट्यूशन से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से लिंकेज करो, ताकि जो यूथ है वो उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो, इनोवेशन बढ़े वहाँ पर। स्टेट लेवल के एंगेजमेंट्स करो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के लिए। डिज़ाइंस को और जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना लोकल प्रोडक्ट्स के, उनको रीवैम्प करो। हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिज़ाइनिंग इतने अट्रैक्टिव नहीं होते कि उनका एक्सपोर्ट अच्छे से किया जाए, तो रीवैम्पिंग करो। इनोवेटिव टेंडेंसीज़ को यूज़ करो, ठीक है, फॉर न्यू यूज़ केसेस फॉर सच प्रोडक्ट्स विद एडिक्वेट सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर। चलो, वे अहेड क्या हो सकता है, जो रैपिड ग्रोथ है हमारे एक्सपोर्ट्स की, बहुत ही क्रूशियल कंपोनेंट है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। एक फेवरेबल इकोसिस्टम जो होता है वो कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल वैल्यू चेन्स के अंदर, और जो भी हमारी इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन होती है नेटवर्क्स की, उसके अंदर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट को रीप कर सकते हैं। ये सब कवर हो गए हैं। अगले टॉपिक पे चलते हैं। NDC, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया, कंजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज़। बिल्कुल यही टॉपिक मैंने बिल्कुल रिसेंटली एनवायरनमेंट सेक्शन जो हमारा जुलाई का था ना, इन विजन का मंथली कंपाइलेशन का, उसमें डिस्कस किया। वहाँ पर ये सब चीज़ें आ चुकी हैं, तो जिन्होंने वो फॉलो कर लिया था उन लोगों को तो ये समझने में परेशानी नहीं होगी। नीति आयोग ने लॉन्च किया है इंडिया का कंपोनेंट NDC का। इंडिया ने बात की थी कि हम लोग जो ये डीकार्बनाइजेशन करना चाहते हैं ट्रांसपोर्ट का, यानी कि ट्रांसपोर्ट के अंदर जितना भी हम लोग वो व्हीकल वगैरह यूज़ होता है उससे जितना ज़्यादा कार्बन एमिशंस हो रहा होता है ना, ग्रीन हाउस गैसेस समझते होंगे आप लोग। ग्रीन हाउस गैसेस ये वो वाली गैस होती हैं जो हीट को ट्रैप कर लेती हैं अपने अंदर। ठीक है, आप कह सकते हो कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कि जितनी ज़्यादा होती है हमारे एटमॉस्फेयर में तो हीट को ट्रैप कर लेगी। अब हीट ट्रैप हो जाएगी तो अर्थ के सरफेस का जो टेम्परेचर है, सरफेस का ध्यान देना, सरफेस का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता नहीं चलता है। सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो क्या नुकसान होगा, पहले सबसे बड़ा नुकसान होता है आइस मेल्टिंग का, सबसे मेजर नुकसान। आइस मेल्टिंग होगी तो क्या होगा, ओशन का लेवल राइज होगा। ओशन का लेवल राइज होगा तो क्या होगा, आइलैंड नेशन जो हैं वो सबमर्ज कर जाएंगे, वो डूब जाएंगे। कोस्टल एरियाज जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, पानी बढ़ जाएगा, जो कि हो रहा है। बिल्कुल रिसेंट रिपोर्ट थी, पता नहीं वो रिपोर्ट आती नहीं है, ये इनसाइट ने कवर नहीं किया है। ग्रीनलैंड की जो आइस है ना, ग्रीनलैंड के अंदर एक बहुत ही मेजर चंक ऑफ आइस, ग्रीनलैंड कह रहा हूँ यार, आर्कटिक रीजन की जो आइस है, वहाँ के लिए साइंटिस्ट ने बोल दिया कि इररिपेयरेबल डैमेज हुआ है वहाँ पर अभी, यानी कि ऐसा डैमेज हो चुका है वहाँ पर आइस मेल्टिंग का जो रिपेयर ही नहीं हो सकता। आप बिल्कुल कार्बन एमिशन ज़ीरो भी कर दोगे ना इंडिया के वर्ल्ड के अंदर, तो भी आप उस आइस को दोबारा से मतलब मेल्ट होने से रोक ही नहीं सकते हो आप। तो उस लेवल तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब वो एक मेजर कंसर्न है, पता नहीं वो न्यूज़ में आता ही नहीं है, न्यूज़ चैनल्स पता नहीं क्या ये एक दो केसेस के ऊपर ही बात कर रहे होते हैं, वो मुद्दा है बात करने का। चलो छोड़ो, हम अपना काम की बात करते हैं। तो NDCTIA जो है एक जॉइंट प्रोग्राम है, इसको सपोर्ट किया है IKI ने। ये जर्मन की मिनिस्ट्री है एनवायरनमेंट की, ठीक है, इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव, जो नेचर कंजर्वेशन और न्यूक्लियर सेफ्टी PMU वगैरह। ठीक है भैया, इसका पूरे इनिशिएटिव का एम क्या है, हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि विस्तारित रूप से अप्रोच लेके आना चाहते हैं, उसको प्रमोट करना चाहते हैं। इंडिया, वियतनाम और चाइना, इन 3 कंट्रीज़ के अंदर डीकार्बोनाइज करना ट्रांसपोर्ट को। वही चीज़, ट्रांसपोर्ट को डीकार्बोनाइज करना मतलब ट्रांसपोर्ट के कारण जितना कार्बन एमिशन हो रहा है उसको रिड्यूस करना, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना।
ठीक है। इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा एक कंसोर्टियम ऑफ 7 अदर नेशंस। अब कंसोर्टियम वर्ड का मतलब होता है बेसिकली एक एसोसिएशन होता है, कुछ क्लोजली जो काम करते हैं ना मिल के साथ ग्रुप्स का। तो कुछ और भी 7 कंट्रीज़ है जो सब मिल के एक एसोसिएशन फॉर्म करके साथ में मिल के काम करेंगे इस चीज़ के ऊपर। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से नीति आयोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा। 4 साल का ये प्रोग्राम होगा जहाँ पर हम लोग ट्रांसपोर्ट के एमिशन को रिड्यूस करने पे काम करेंगे। यहाँ से इंडिया पार्टनर करेगा बाकी कंट्रीज़ के साथ, ताकि जो भी हमारे लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हैं उनको हम अचीव कर सकें। ये कंट्रीब्यूट करेगा एनडीसीज़ को अचीव करने में, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर 2025 तक का जो टारगेट है हमारा उसके लिए। तो ऐसे इनिशिएटिव्स की ज़रूरत क्यों है? देखो, इंडिया जो है एक बहुत ही मैसिव और डाइवर्स ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है जहाँ पर हम लोग बिलियंस ऑफ पीपल को लाइवलीहुड को सपोर्ट करते हैं। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। नंबर 1 पे कौन है? यूएस है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, वर्ल्ड के अंदर ये रोड नेटवर्क है, लेकिन जब हम बात करते हैं हाईवे के नेटवर्क की तो चाइना टॉप पे आता है। हाईवे के मामले में जितना अच्छा हाईवे का नेटवर्क चाइना का है ना, इतना किसी का नहीं है। बहुत ही बेहतरीन नेटवर्क बना रखा है इन्होंने अपना। तो जब हमारे पास वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है तो हम लोग बहुत मैक्सिमम ग्रीन हाउस के एमिशंस जो हम यहीं से करते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस के कुछ एग्जांपल आपको दे देता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। अच्छा, वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैसेस में आते हैं। फिर CFC हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह हो गए। ये सब चीज़ें ग्रीन हाउस गैसेस में आती हैं। जिस तरीके से हमारी अर्बनाइजेशन जो है ना, शहरीकरण जो बढ़ रहा है, जो उसके कारण क्या हो रहा है कि व्हीकल्स की जो सेल्स है ना वो बढ़ती जा रही है। तो हम लोगों ने ये एज्यूम किया कि 2030 तक जो हमारे टोटल सेल्स ऑफ व्हीकल्स है ना ये डबल हो जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ़ व्हीकल्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस पर ऐसे बड़े बड़े इनिशिएटिव्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ग्रीन हाउस गैसेज, NDC इम्प्लीमेंटेशन ऑब्जेक्टिव्स ऑल डन।